Hello class, good evening. So now we will continue with our next topic. As you know, we are running with chapter 2 Indian economy from 1950 to 1990 of class 11 in economics, and we came to the topic agriculture. Yesterday I have explained you about three topics from agriculture, that was land reforms, land sealing and green revolution. I told you to read the chapter from the NCERT book properly, because इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था. So land reforms are the reforms made to totally reject the rule of the zamindari system, which was been continuing from the colonial era. Okay, totally erased that, permanently broke the chain, so that the farmers could get new access towards technologies, and they can adopt new technologies in the farming, and the level of productivity in agriculture will also increase. Okay, then we had land seeding, where as soon as the as soon as your zamindari system ended, then the ownership of the land was particularly given according maximized property which the people owns. लोग जितना खरीदते थे, जितना उनका था उतना उसको ले रहे थे. Okay, but what was happening, the landless laborers or the poor agricultural farmers were not able to use the benefit of the land reforms and land sealing. Then the green revolution also started, where the equity should be followed, that each and every farmers should be included in this, and so that that our farmers could get easily access towards the new technology of high yielding variety of seeds. Especially it was used in rice, wheat and rice. मतलब वीट एंड राइस जैसे फूड ग्रेन्स जो हैं, जो हमारे डेली यूज़ में खाते हैं हम लोग. वीट मतलब आपका चावल, और आपका गेहूँ, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. ये स्टेपल फूड है हम लोगों का. सो दिस इन दीज टू टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स, so the level to make the productivity more and more higher, they adopted the technology of HYV, that is high variety, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जिससे न्यू उससे क्या होगा, ग्रेन्स अच्छे से ग्रो कर सकेंगे. और भी बाकी फूड ग्रेन्स थे जिसको हम लोग ग्रो कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, वी वर नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनी अदर कंट्रीज टू शो मर्सी अपॉन अस, जस्ट लाइक अमेरिका और एनी अदर यूरोपियन कंट्रीज. हम किसी कंट्री पे भरोसेमंद नहीं थे जो रेडीमेड खाना वहाँ से आएगा और हम खाएंगे. ओके, we were self-sufficient to grow our own crops, our own food grains in our country by adopting new technologies. Okay, नए टेक्नोलॉजी अगर हम फार्मिंग में अडॉप्ट करेंगे तो हम लोग अच्छे से अपने एग्रीकल्चर, जो कि इंडिया रिच इन एग्रीकल्चर है, कृषि प्रधान देश है, उसको हम एग्रीकल्चर की तरफ प्रॉफिटेबल वे में ग्रो कर सकते हैं. ओके, now let's come over the next topic from agriculture only, that is the debate over subsidies. Okay, debate over subsidies. subsidies के ऊपर वार्तालाप हो रही है. ओके, लोगों के बीच में. तो सब्सिडीज क्या है, छूट, यानी कि एक्चुअल प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट को छूट देती है, जिससे लोग उसको इजीली हर कोई खरीद सके. ओके, वो बड़े पहले सब्सिडीज हमको सिलेंडर्स में मिलते थे. सो वी यूज टू गेट सब्सिडीज ओवर सिलेंडर्स. लाइक 1000 रुपये का अगर वो मार्केट में है तो सब्सिडी में आपको 400 रुपये का मिल रहा है. बट नाउ इट हैज एंडेड, गवर्नमेंट के न्यू रूल्स होते हैं. सो अब सब्सिडीज यहाँ पे कहाँ पे प्रोवाइड हो रही है. अब इतना आपका एक्सप्लेनेशन हो चुका है, आपको इतना पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे सब्सिडी कहाँ दे रहे हैं. वी आर गिविंग सब्सिडीज इन द न्यू टेक्नोलॉजी विच विल बी यूज्ड बाय द फार्मर्स it will be used by the farmers for producing new variety of food grains in our agriculture. एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए हम लोग सब्सिडीज का यूज करेंगे यहाँ पर. ओके, लेट अस सी. इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड यूज सब्सिडीज टू प्रोवाइड एनी इंसेंटिव्स फॉर अडॉप्शन ऑफ न्यू HYE टेक्नोलॉजी, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी बाय फार्मर्स. ओके,
इंसेंटिव्स मतलब फैसिलिटी देने के लिए आपको सब्सिडी लेना ज़रूरी है, सब्सिडी लेना ही पड़ेगा, ये गवर्नमेंट से कंपलसरी कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, द पीपल देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन रिच फार्मर एंड पुअर फार्मर, और देयर शुड बी द इनइक्वालिटी शुड नॉट अराइज बिटवीन देम। इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, असमानता नहीं होना चाहिए, समान तरीके से सबको सब्सिडी मिलनी चाहिए। ओके, so it is necessary to use subsidies, provide any incentives for adoption of new HYV technology by farmers. Okay, farmers here, and subsidies was to encourage farmers to test new technology. New technology से वो used to नहीं थे, मतलब वो जानते नहीं थे उसको यूज़ करना, तो भाई करना तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, उनको स्टार्ट कराना सिखाना पड़ेगा। कोई न्यू चीज़ अडॉप्ट करने के लिए अगर हम मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं in the growth, economic growth of our country, so first let the people who will use any modern type of equipments, the person should also be indulge and make sure that he or she should be trained for using the new technology. For training the new technology, the person should be encouraged, उनको हम बढ़ावा दें कि आप आगे बढ़िए और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने खेती में यूज़ करिए। ओके, it was encouraged the farmers to test new technology. Okay, now we will now see that what did the economists believe. अब कुछ इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, जो क्या बिलीव करते थे या क्या भरोसा कर रहे थे इन सब्सिडी के ऊपर, दैट वंस द टेक्नोलॉजी इज वाइडली अडॉप्टेड, जब एक जिस टेक्नोलॉजी वाइडली अडॉप्ट किया जाएगा, मतलब बहुत बड़े लेवल पर बड़े रूप से इसको इस टेक्नोलॉजी को जब लोग अडॉप्ट करने लगेंगे, तो वो फिर जो हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, कुछ इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइज़र्स, कुछ फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो आपको क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं इन सब्सटेंशियल अमाउंट, कुछ अमाउंट ज़रूरी होता है, तो पहले उनके लिए भी बेनिफिट सब्सिडीज होने लगी। फर्टिलाइज़र सब्सिडीज were formed to benefit substantial amount for fertilizer industry. फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए भी सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ सब्सिडी वॉज गिवन टू द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज फॉर द फार्मर्स, so that farmers could use ample amount of fertilizers which helps to grow the food grains in proper way. अच्छे तरीके से फूड ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए जितना हमको फर्टिलाइज़र चाहिए, स्टार्टिंग में आप लोगों को उतना फर्टिलाइज़र्स भी प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू सब्सिडीज, बाय विच ईच एंड एवरी फार्मर कुड बाय दिस। ओके, बिकॉज देर आर सम फार्मर्स who are poor farmers who are not able to buy anything without the help of subsidies. So that's why this became very necessary, and the fertilizer industry also provided this incentive towards the farmers. Fertilizer industry भी farmers को ये incentive या ये facility provide कराकर उनको substantial amount of subsidy दे रही थी। Okay, now see, in the one hand I told you that there was substantial amount of subsidies were given over fertilizers to use in your fertilizer industry, but there was a argument, मतलब लोगों में बहस हुई, जो ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ की जो सब्सिडी दी जा रही है इसको बंद किया जाए, बिकॉज इसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। ओके, सो देन व्हाट हैपेंड, ऑन द अदर हैंड सम इकोनॉमिस्ट ऑल्सो बिलीव, कुछ अर्थशास्त्री ये भी बिलीव करते थे दैट द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद द एग्रीकल्चर सब्सिडीज। गवर्नमेंट को बंद नहीं करना चाहिए, एग्रीकल्चर सब्सिडीज को कंटिन्यू करना चाहिए, सो दैट बिकॉज मोस्ट फार्मर्स आर वेरी पुअर। बहुत से फार्मर, जो मैं पहले ही बता सकती हूँ, बहुत गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, इवन नॉट अ पीस ऑफ लैंड ऑल्सो। सो फॉर देम इट वॉज वेरी नेसेसरी to for adopting new technologies, they need to continue with the and benefit with the agricultural your agricultural subsidies, and they were not able to afford any inputs which were needed, मतलब जितना भी input लगेगा आपका
फूड ग्रेन्स क्रॉप्स को ग्रो करने में, वो फार्मर्स, पुअर फार्मर्स नहीं कर पाएंगे विदाउट द हेल्प ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी की हेल्प के बिना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उस चीज़ को खरीद ही नहीं सकते, वी दे कैन नॉट बाय दैट। ओके, एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स। अगर आपने सब्सिडी हटा दी तो उससे क्या होगा, रिच अमीर और गरीब फार्मर्स के बीच में इनइक्वालिटी हो जाएगी, और रिच जो है वो फ़ायदा उठाते रहेंगे बिकॉज दे हैव मनी, एंड द पुअर विल नॉट गेट एनीथिंग बिकॉज दे डोंट हैव एनी मनी। सो टू रिड्यूस and to do not create any type of inequality, the subsidies, agriculture subsidies should continue, so that the poor farmers could get benefit for the input they need to produce the food grains in the agriculture. Okay, next देखते हैं। These experts also argue that if subsidies are largely benefiting the fertilizer industry and big farmers, the correct policy is not to abolish subsidies. Subsidies को मत खत्म करो, but to take steps to ensure that only poor farmers enjoy the benefits. यानी कि जितने भी हमारे poor farmers हैं वो ज़रूर इनकी सब्सिडीज़ का यूज़ करें और अपने फार्मिंग में लगाएं। ओके, In the late 1960s, India's agriculture productivity has increased sufficiently to enable the country to be self-sufficient in food grains. I have told you. So, हमारा late 1960s में our agriculture productivity's income has increased. Agriculture productivity increase हुआ था इतना ज़्यादा, so that it could enable the country to make सेल्फ सफिशिएंट विथ फूड ग्रेन्स। हम लोग फूड ग्रेन से काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट थे, सो एंड बिकॉज वी वर गेटिंग सब्सिडीज, सो दैट विद द हेल्प ऑफ दैट वी नीड टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। और जितने भी पुअर फार्मर्स थे उनको encourage किया गया था टेक्नोलॉजीज यूज़ करने के लिए, एंड विद दैट वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट, सो दैट वी वर नॉट relying on any country for our needs. Okay, but still this was an achievement, but still on the negative side, some 65% of country's population continued to be employed in agriculture even as late as 1990s. मतलब कुछ पॉपुलेशन को किसी भी सही का बेनिफिट नहीं मिल रहा था, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। The proportion of GDP contributed by agriculture as well as proportion of population working in the sector declined considerably in India between 1950 to 1990. 1950 से 1990 के बीच एक तरफ अगर अचीवमेंट हो रहा था, तो अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर वर फॉलिंग डाउन, डिक्लाइनिंग। ओके, नीचे गिर रहे थे। द प्रोपोर्शन ऑफ GDP contributed by agriculture declined significantly, but not the population depending on it. 67.5% in 1950, 64.9% in 1990. So, why was such a large proportion of the population engaged in agriculture? Although agriculture output could have grown, much less people working in this sector. फिर उसके बाद क्या हुआ था? Industrial sector and the service sector did not absorb the people working in the agriculture sector. इससे क्या हुआ? There is many economics call this as an important failure of our policies followed during 1950 to 1990. अब पॉलिसीज़ में चेंज करने की बात थी, जो प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हम लोगों ने देखा। Now prices as signals. प्राइस किस तरीके से सिग्नल हुए जिससे सब्सिडीज अराइज की गई, गुड्स की स्कैसिटी हुई, तो फिर हमने उसको किस तरीके से मैनेज किया। यू कैन रीड इन द बॉक्स 2.6. ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्री एंड ट्रेड. सो इंडस्ट्री एंड ट्रेड, you have many topics in that. Then you have trade policy. After trade policy, from the conclusion your chapter ends for today, because this topic was very big, your debate over subsidies, and I need to make clear which each and every topic, so that's why I am going slow. And I know that my channel is new. Two of my students who are watching through
my YouTube, they even told me that they need notes. Okay, I know that you need note, but it sometimes in the newly formed channel it becomes very difficult to produce notes and to give the link over your description box. But I will try in your next classes. Till then, but because my classes exceeds and my topic, I need to over explain each and every topic, and I want, if I want to gain subscribers as students, I know that if you will like my video and if you will understand each and every topic and the concept will be clear, then only you will watch my videos daily. So uh, slowly and gradually I will put the notes also. Till then, if you like my video, then please like, share and subscribe to my channel. Your tuition fee is one like, one share and one subscribe. Thank you. Have a nice day.